नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही होगी। As I made you believe that I am going to complete this only IAS pamphlet within 31st of December, तो उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब काफ़ी कम टॉपिक बचे हैं एंड आई एश्योर यू कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टारगेट विद द गिवन डेडलाइन। तो बस आपको लाइक शेयर करते रहना है, आपको अपना मनोबल बनाकर रखना है। उसके साथ-साथ जो भी हम कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, बीच-बीच में क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चंस का भी जवाब देते रहना है। इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है ना, तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, समझ में भी आती हैं और दिमाग में भी लंबे समय के लिए वो स्टोर रहता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। बहुत समय पहले यानी कि 3-4 लेक्चर पहले हमने लेजिस्लेचर की बात करी थी, उस पर चर्चा भी किया था। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पर भी चर्चा किया था। 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर पर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जुडिशरी पर ऑलरेडी डिस्कस हमने किया। आज हम एग्जीक्यूटिव विंग को देखेंगे। तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो बेसिक कार्य क्या होते हैं? तो बेसिकली जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य ये एग्जीक्यूटिव करते हैं। ओके, अब ये एग्जीक्यूटिव जो है वो यूनियन के लेवल पर भी है, स्टेट के लेवल पर भी है। स्टेट के लेवल पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन के लेवल पर कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओवरऑल फंक्शन इनका वही रहता है, लुक्स एट द फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और इसमें भी हम कैटेगराइज करें तो एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो नेतागण हो गए, मंत्री हो गए, ठीक है। परमानेंट हो गए जो ब्यूरोक्रेट्स सिस्टम में कार्य कर रहे हैं, जिनकी जॉब परमानेंट होती है। जबकि नेतागण, मंत्रीगण, उनका कोई भरोसा नहीं होता है कि इस बार वो टर्म्स में आए हैं तो अगली टर्म में भी वही आएंगे, इसलिए इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कह दिया जाता है। सिंपल सा हुआ ये। तो ये जो आपका ढांचा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूरा हमने इलोबरेट करके इसलिए बताया है क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन रहती है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो क्यों ना हम बेसिक से कवर करते चले और हम मेंस और उसके जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकेंगे, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। ओके, तो इसमें हम देखने वाले हैं एक तरफ प्रेसिडेंट और एक तरफ गवर्नर। प्रेसिडेंट के पावर और गवर्नर के पावर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गवर्नर है वो स्टेट के लेवल पर वर्क करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। एंड बहुत सारे फंक्शंस आपको सिमिलर मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रेसिडेंट का पढ़ लिया है तो गवर्नर के बहुत सारे पावर्स आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है कि गवर्नर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर पीएम है, तो फिर स्टेट लेवल पर सीएम है। ठीक है, बाकी चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कुछ कंपैरिजन की बातें कही गई हैं। आर्टिकल 52 से 78 जो पार्ट 5 है वो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जबकि स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आर्टिकल 153 से 167 इन पार्ट 6। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है ये ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये हाईलाइट करना जरूरी है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसी प्रकार से स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, आपके गवर्नर आ गए, सीएम आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आ गए। ओके, उसके बाद देखिए जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जबकि पीएम रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। आपको पीएम से सीएम रिप्लेस करते जाना है और प्रेसिडेंट से गवर्नर। ओके, क्योंकि इसी चीज को बार बार रिपीट करना टाइम कंज्यूम होगा, उतना आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो वेस्टेड है प्रेसिडेंट में एंड एक्सरसाइज्ड बाय हिम।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर आपका वही गवर्नर के लिए, बस आर्टिकल डिफरेंट हो जाता है। ओके, बाकी एक और पॉइंट है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड एंड एडवाइस किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर कार्य करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। हालांकि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है तो उसे हम बाद में देखेंगे, बट मोस्टली ये एड एंड एडवाइस पर ही कार्य करते हैं, और ये आर्टिकल 74 में दिया भी गया है, हम आगे पढ़ने वाले ही हैं। जबकि जो गवर्नर होते हैं वो भी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बट कुछ डिस्क्रिशनरी फंक्शंस भी ये एंजॉय करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका कंपैरिजन। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में नहीं पूछेगी, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, इस पर क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो जो भी कंसेप्ट्स हैं ये मैंने आपको बताया। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे देश में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, एंड ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जबकि प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट ये किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा जो अगला मुद्दा आ रहा है वो इम्पीचमेंट से लेकर आ रहा है। तो देखेंगे इम्पीचमेंट को, बाकी कुछ जो अन्य टॉपिक है कंपैरिजन वाला वो भी देखेंगे, कंपैरिजन वाला भी पूछा जाता है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मोस्टली मेंस ओरिएंटेड है। अगर आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी डिस्कशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर मैंने सेपरेट से पॉलिटिकल लेक्चर्स बनाकर रखा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरा डिटेल से। तो आप वहां पर भी जाके पूरा डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। हमने वहां पर डिटेल से बात किया है, क्योंकि ये मैगजीन है, काफी ज्यादा कंपाइल्ड वर्जन है ना, तो एक एक डिटेल में नहीं जा रही है, लेकिन जहां तक हमारा प्रयास है डिटेल में बताने का वो हम बताते चल रहे हैं। तो जो हमारा मुद्दा है अगला वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है भाई? इम्पीचमेंट है कि प्रेसिडेंट को पद से हटाना। अब एक तो ये तरीका होता है कि प्रेसिडेंट अपने पद से खुद रिजाइन दे दे, या फिर लेट से प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है जब वो ऑफिस में होते हैं, तब भी पोस्ट खाली हो गया प्रेसिडेंट का, फिर वो चुना होगा, फिर आपका प्रेसिडेंट आएगा। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट की जुडिशियल फंक्शन, उसके माध्यम से भी इम्पीचमेंट हो सकता है। बेसिकली इम्पीचमेंट तो पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शन के ही अंतर्गत आता है यहाँ पर। बाकी तो जो पद खाली हो रहा है वो एज ए मैटर ऑफ सिचुएशन, कुछ सिचुएशन, अकस्मात सिचुएशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोस्टली पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शन को ही देखने वाले, जहां पर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट के लिए कोई भी इम्पीचमेंट नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी तरह से प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में शामिल नहीं होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव आता है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी कारण से इंट्रोड्यूस किया चला जाएगा। रीजन होगा इम्पीचमेंट का कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाया जाता है, और उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को साइन करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, जिसने चार्ज को फ्रेम किया है। याद रखना है, अगर लोकसभा ने फ्रेम किया तो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, या फिर राज्यसभा ने किया तो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये ध्यान रखना है। ओके, और जब रिजोल्यूशन आता है उसके बाद 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ता है कि प्रेसिडेंट जो है अपने विचार रख सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं। ओके, फिर देखिए जब ये सब कार्य हो गया तो अल्टीमेटली
उस इम्पीचमेंट मोशन पर डिस्कशन होता है, बहस होती है और फिर उस प्रपोजल पर वोटिंग होती है अप्रूवल के लिए। तो अगर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन द फर्स्ट हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस, वहां से अप्रूवल मिल जाता है, सहमति मिल जाती है, तो फिर अल्टीमेटली ये दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सेकेंड हाउस, यहां से भी सहमति मिल जाती है, अप्रूवल हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएंगे। ये प्रोसेस है। ओके, आपको याद है हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट प्रोसेस पर चर्चा किया था, तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस कुछ सिमिलर सा लग रहा है क्या? कुछ डिफरेंस है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एंड द प्रेसिडेंट? जरूर आप हमें बताइए, कंपेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही लिंकेज डेवलप होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गई कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दिख रहा होगा, जबकि एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि चूंकि हमारा फेडरल नेशन है, तो भाई स्टेट जो है इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, बाकी अन्य क्या इश्यूज हैं इम्पीचमेंट को लेकर? तो ये जो टर्म है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वैग है, यानी कि डिफाइन नहीं है कहीं पर भी। उसके बाद देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई रोल नहीं है दैट कैन गो अगेंस्ट द फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरलिज्म में तो भाई स्टेट के पार्टिसिपेशन की बात होती है। बाकी देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनको राइट टू वोट है इन केस ऑफ इम्पीचमेंट, जबकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। जो इलेक्टोरल कॉलेज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए जो प्रोसीजर है, अथॉरिटी जो चार्ज पे इन्वेस्ट करेगी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वो कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है, मेंशन नहीं है, और ना ही कोई डेफिनेट पीरियड है फॉर द इम्पीचमेंट टू बी कंप्लीटेड। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा जो टॉपिक है इम्पीचमेंट का समझ में आ गया होगा, इश्यूज क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा बेटर क्लैरिटी के साथ। कुछ कुछ यहाँ पर कमी थी, तो हम उस कमी को एडिशनल फैक्ट्स एंड डाटा के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास भी किए हैं। अब कुछ अन्य टॉपिक है इम्पीचमेंट से ही जुड़ा, दैट इज यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, इंडिया के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में भी। तो एक तो ग्राउंड की बात करें, किस आधार पर इम्पीचमेंट को इनिशिएट किया जा सकता है यूएसए में? ट्रेजरी, ब्राइबरी, अदर हाई क्राइम्स एंड मिसएंडेमनस। और अगर इंडिया की बात करें तो आपको पता ही है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वोटिंग जो रिक्वायर्ड होगी टू पास द रेजोल्यूशन, तो जो वहां की यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या फिर लोकसभा कह दे अपने शब्दों में, तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। फिर जो सीनेट है अपर हाउस, वहां पर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। जबकि यहाँ पर क्या है इंडिया में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिया में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है थोड़ा टफ है एज कम्पेयर टू द यूएसए। फिर अगर हम बात करें कौन से हाउस इन्वॉल्व है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट बोथ, यहाँ पर भी लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। ओके, और अगर हम बात करें इनिशिएशन कहाँ से होता है प्रपोजल का, तो चूंकि हमने इंडिया वाले केस में बता ही दिया, जबकि यूएसए में क्या होता है, एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोकसभा होती है वहां की, इनिशिएट कर सकता है रेजोल्यूशन को। एग्जाम्पल्स की बात करें तो भारत में तो आजादी के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच हुए हो। हालांकि एक आध बार प्रयास किया गया था। क्या आप नाम बता सकते हैं अगर याद हो आपको? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज डू आंसर। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो देखिए आप एंड्रयू जॉनसन 1868 में, बिल क्लिंटन भी 1998 में इम्पीच हुए, डोनाल्ड ट्रंप 2019 में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आप। बाकी अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो एक तो ये है कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं, कुछ सिचुएशन में है, बाकी के केस में तो एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। बाकी देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो आपकी इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया दी गई है, प्रोविजन दिया गया है संविधान में, प्रेसिडेंट को दिया गया है। ओके, और इसको बहुत बार अब्यूज भी किया गया है।
खासकर पास्ट में देखा जाए पंजाब है या फिर यूपी है, इन सब जगहों पर बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगे हैं और जनता के जो अधिकार हैं या फिर स्टेट की जो फेडरलिज्म फीचर है वो प्रभावित हुई है। ओके, अब देखिए मिसयूज ऑफ द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑर्डिनेंस एक काफी अनसर्टेन सिचुएशन पर लाया जाता है, वो भी तब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, लेकिन ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके डिबेट एंड डिस्कशंस को बाईपास करने का भी प्रयास किया जाता है। ओके, हालांकि ऑर्डिनेंस अपने मनमर्जी से प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू नहीं कर सकते, वो तो एड एंड एडवाइस पर ही होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस ले आया गया, बट कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। हालांकि रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों, आगे टॉपिक है, हम इसी में नहीं समझाना चाहते, अदरवाइज पैटर्न बिगड़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें और स्थिरता से सुनते चले, एक एक चीज आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो ऑर्डिनेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। एक बार ऑर्डिनेंस लाया फिर दोबारा भी उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही लाया जा रहा है, जबकि उसको सदन से पास करवाना चाहिए। ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ एंड 6 वीक्स। ठीक है, तो भाई उसके बाद तो सेशन स्टार्ट होता है ना, तो सेशन में पास करवाना चाहिए। अगर नहीं पास करवाया जा रहा है तो इसका मतलब पार्लियामेंट के डिस्कशंस, डिबेट्स को एक प्रकार से साइडलाइन किया जा रहा है। ओके, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था रीप्रोमुलगेशन, सबसे पहले आप समझ गए होंगे प्रोमुलगेशन और रीप्रोमुलगेशन में अंतर क्या है। प्रोमुलगेशन मतलब पहली बार हमने लाया कोई ऑर्डिनेंस को, दूसरी बार जब हम लाते हैं उसी ऑर्डिनेंस को पास करवाते हैं, सेम फैक्ट, सेम थिंग, सेम प्रोविजन, तो वो रीप्रोमुलगेशन हो गया। तो आप लॉजिक ही सोचिए ना, यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि एक्चुअल में ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी है 6 मंथ 6 वीक। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद तो सेशन होना ही है, तो अगर उस ऑर्डिनेंस को हाउस से पास नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब तो बाईपास किया जा रहा है ना डिबेट एंड डिस्कशन को। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे फैसले में रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस को क्या किया है, रूल आउट किया है। आप देख सकते हैं कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017, इसमें क्या बोला गया, एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट रीप्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड, इतना भी लिखेंगे तब भी चला जाएगा, and also ruled that satisfaction of the president and governor while issuing an ordinance is subject to judicial review। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है कि क्या प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फिर है आरसी कूपर केस 1970, इसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इमीडिएट एक्शन, जरूरत नहीं थी ऑर्डिनेंस लाने की लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस को लाया गया प्राइमरली टू बाईपास द डिबेट एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। ये अच्छा कीवर्ड है। फिर एक आपका डीसी वादवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, यहाँ पर भी ये बोला गया है कि भाई रीप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस हैविंग सेम टेक्स्ट इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप समझ रहे हैं जो जुडिशरी है वो रीप्रोमुलगेशन के खिलाफ है। ठीक है, कारण बेसिक सा है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो बार बार सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट में हमने क्या क्या टॉपिक देखा, इम्पीचमेंट वाला देखा, फिर ऑर्डिनेंस वाला देखा, ऑर्डिनेंस क्या होता है वो भी हमने देखा, कुछ कुछ आर्टिकल्स भी हम ऑर्डिनेंस के देखेंगे आगे अपने लेक्चर में जो इसी में कवर होगा, आप चिंता ना करें, पूरा लंबा ये चैप्टर है और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मानिए आपका मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस ऑफ द पॉलिटी गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, फिर कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं उसको भी हम आज ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे, सो डोंट वरी। तो एक तो हमने प्रेसिडेंट की बात करी, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, फिर उसके नीचे लेवल पर आप आएंगे हायरार्की में तो आपको वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा,
और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और जब भी प्रेसिडेंट का सीट वेकेट होगा या फिर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो गए तो वो प्रेसिडेंट का रोल निभा सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। कुछ आर्टिकल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 63 है दैट टॉक्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64, इसमें ये बोला गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टू पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कुछ कुछ यहाँ के पॉइंट्स स्पीकर में भी यूज कर सकते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के, स्पीकर ही कहते हैं उन्हें, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये मत यूज करिएगा आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि ये जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही डिक्लेयर किया गया है। बाकी अगर रोल की बात करें चेयरमैन के रूप में तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड he or she is also the guardian of the prestige and dignity of the Rajya Sabha. Also, he ensures proceeding of the House they should be conducted in accordance with the constitutional provisions and principal spokesperson of the House and casting of vote by the chairman only in case of इक्वालिटी ऑफ द वोट। अब ये इक्वालिटी ऑफ द वोट क्या होता है, मान के चलिए किसी भी मुद्दे पर वोटिंग हुई तो भाई 5 फेवर में और 5 डिसफेवर में वोटिंग आ गई, तो यहाँ पर फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है ना कास्टिंग वोट देंगे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट सदस्य नहीं है उसके, फिर भी वोट देंगे कास्टिंग, क्योंकि टाई हो गया। तो मुद्दे को सुलझाने के लिए कास्टिंग वोट दिया जाता है, ये कास्टिंग वोट। ओके, बाकी अन्य पावर्स है इनके पास, लाइक हाउस को एडजर्न करना हो और सस्पेंड करना हो सिटिंग को इन एब्सेंस ऑफ कोरम। एंड ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि स्पीकर तो ये जो आपके राज्यसभा है ना वो परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा डिसॉल्व होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में ट्रैप में फंसा सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा, दिमाग में इस चीज को रखना है। ओके, उसके बाद बहुत सारे पावर्स भी दिए गए हैं चेयरमैन को अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, लाइक प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, एज वेल एज कमिटी डीलिंग विद द कॉलिंग अटेंशन मोशन, रिजोल्यूशन, अमेंडमेंट टू द बिल्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ द बिल्स, बहुत सारे फंक्शन। मतलब आप समझिए कि हाउस में जो भी गतिविधियां होती है ना उनकी निगरानी में ही होती है, तभी तो इनको हेड ऑफ द हाउस कहते हैं। ओके, बाकी अगर हम बात करें कुछ अन्य फंक्शंस की जो इनको राइट मिला है टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाउस, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन द हाउस, रेफरेंस बाय द चेयरमैन, मतलब कभी कभी स्पेशल ओकेजन पर ये रेफरेंस पार्टिकुलर डे के प्रति दे सकते हैं, लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्यूट इंडिया डे। फिर देखिए बिल पास करने से रिलेटेड इनके पास पावर है टू करेक्ट द पेटेंट एरर्स इन ए बिल। बाकी पावर रिलेटिंग टू द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। ओके, एंड कुछ ड्यूटी जो चेयरमैन को कन्फर्म की गई है डिफरेंट स्टेट्यूट्स की तरफ से, डिफरेंट प्रोविजंस की तरफ से, लाइक रूल्स मेड अंडर द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट 1954। ये तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक ये चेयरमैन की तरफ से अप्रूव ना हो जाए, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो स्पीकर की तरफ से अप्रूव ना हो जाए। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया है। बाकी ये जो है ना प्रेसिडेंट एक मतलब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। जब वैकेंसी हो गई, मैंने आपको बताया है वैकेंसी किस कारण हो सकती है, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, डेथ ऑफ, अलोंग विथ ये जो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे मैक्सिमम 6 मंथ तक, क्योंकि ये प्रोविजन साफ साफ लिखा गया है प्रेसिडेंट के सेक्शन में कि अगर वैकेंट होता है तो 6 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन कंडक्ट करवा के प्रेसिडेंट को चुना जाए। अब वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं, जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज वाला होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पावर इंजॉय करते हैं
तो सारे पावर्स इनके पास होते हैं, प्रिविलेज होते हैं जो प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं, प्रेसिडेंट के पास होते हैं, along with emoluments and alliances। ये भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसको समझने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज को हम क्या कहेंगे, ग्रुप मान लीजिए। अब इस ग्रुप में ना, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी ओनली। तो इन सब के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा बनते हैं, और फिर ये सब प्रेसिडेंट के नाम को रिकमेंड करते हैं, और फिर ये वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग किस प्रिंसिपल पर होती है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, इसके डिटेल में आपको समझना है तो मैंने जो लेक्चर का मेंशन किया, हो सकता है मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, तो लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी रेफर करके पूरा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन मैकेनिज्म है उसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट लाता है तो फिर वो विनर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जो सेकंड नाम प्रेफरेंस में दिया गया है उसके वोटिंग काउंट किए जाते हैं। उसके बाद अगर वो इस कोटा को, फिक्स कोटा को क्रॉस करता है तो फिर वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। बाकी अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता होता नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे लोकसभा को हो राज्यसभा को, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो क्या डिफरेंस आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉमिनेटेड वाला तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, जबकि नॉमिनेटेड वाला वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, now we are moving to some other provisions, features that have between the president and vice president। एक सेक्शन आपका प्रेसिडेंट का दिया गया है और एक आपका वाइस प्रेसिडेंट का। अब इसमें तो भाई कुछ समझने लायक है नहीं, जहां जहां समझने की बात थी, इम्पीचमेंट समझने की बात थी, मैंने समझा दिया। उसके बाद इलेक्शन कैसे होता है उस प्रक्रिया को भी मैंने समझाया, इलेक्टोरल कॉलेज को भी हमने समझाया। तो इसमें तो रट्टा मारो वाला कंसेप्ट लागू हो रहा है। बाकी आप देखिए क्वालिफिकेशन की, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही पड़ेगा भाई, दोनों को सिटीजन ऑफ इंडिया होने पड़ेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो प्रेसिडेंट का उम्र है 35 ईयर्स है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वालिफाइड एज मेंबर, बट ही और शी शुड नॉट बी मेंबर, मेंबर होना नहीं चाहिए, ये तो पहले ही हमने बता रखा है आपको, ठीक है। फिर देखिए कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें तो शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, एज वेल एज शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर टर्म की बात करें तो 5 इयर्स, रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। उसके बाद देखिए रिमूवल का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, चाहे 2 बार चुना जाए, चाहे 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। जबकि यूएसए में क्या है आप हमें बताइए। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इनका रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, और इनको अगर रिमूव करना है ना तो सेम प्रोसेस नहीं है जो प्रेसिडेंट का है। इनका प्रोसेस क्या है कि हाउस में, राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया जाएगा और उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करवाया जाएगा राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी से पास करवाया जाएगा लोकसभा में। ध्यान रखना है, मेजोरिटी के ऊपर भी हमने पूरा डिटेल से क्लास लिया है पॉलिटी का प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, वो पूरा हमने लेक्चर तैयार कर रखा है। ये भी री एलिजिबल है इलेक्शन के लिए। तो ये पूरा टॉपिक खत्म होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का। नाउ वी आर मूविंग टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट।
सिमिलर है और बहुत सारे फंक्शंस आपको सिमिलर मिलेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है ना, तो अब चीजें आपके लिए आसान है, आप चिंता ना करें। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, बेझिझक वी विल बी रिप्लाइंग दैट। तो जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट एट नेशनल लेवल है, जो गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट एट स्टेट लेवल, ठीक है। और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो इनके नाम पर ही एंजॉय किया जाता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ द गवर्नर। प्रेसिडेंट के केस में भी वही है। कौन अपॉइंट करते हैं इन्हें? प्रेसिडेंट। एंड इनकी टर्म ऑफिस क्या है तो वैसे 5 ईयर्स, लेकिन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे हटा दे। बैकएंड में वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनके रिकमेंडेशन काम करते हैं, लेकिन कहने को है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी अगर हम बात करें इनके अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 155 ये मैंने बता ही दिया है, और इनडायरेक्टली कह सकते हो आप नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, टर्म्स आर्टिकल 156 में दिया गया है, 5 इयर्स का टर्म है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है कुछ कुछ जगह पर, और ये रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं। बाकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा आपने देखा कि प्रेसिडेंट के तो ग्राउंड मेंशन किए गए रिमूवल के लिए, लेकिन गवर्नर का कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया संविधान में इनके रिमूवल के लिए, तो इनको कम ऑटोनॉमी हुई ना, कम ऑटोनॉमी हुई। बाकी अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स ऑफ एज, यही दो क्वालिफिकेशन संविधान में बोला गया है। बाकी 2 कन्वेंशंस डेवलप हुए हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। पहला तो है आउटसाइडर, यानी कि जिस राज्य में इन्हें गवर्नर के लिए चुना जाएगा उस राज्य के ना हो, ये आउटसाइडर हो, ताकि लोकल पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व ना कर सके और न्यूट्रल रह सके अपने पद पर। दूसरा क्या है कि जब गवर्नर के लिए अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से, तो प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करे बिफोर चूजिंग द गवर्नर, इनडायरेक्टली सीएम से कंसल्ट करे। ओके, बाकी अन्य कंडीशंस क्या है? विच इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट। मेंबर तो नहीं होंगे आइदर हाउस, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, या काउंसिल हो, एज वेल एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे। ओके, फिर एक डिबेट चलता है कि गवर्नर नॉमिनेटेड होना चाहिए या गवर्नर इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पीडीएफ में थोड़ा सा टाइपो है, यानी कि टाइपिंग एरर है। इधर आपका जो आर्गुमेंट्स है फॉर द नॉमिनेटेड वाला नहीं, आर्गुमेंट्स फॉर द इलेक्टेड वाला दिया गया है, और नॉमिनेटेड वाला इस साइड दिया गया है। तो अगर हम बात करें आर्गुमेंट्स फॉर द इलेक्टेड गवर्नर, तो आप समझिए, नहीं टाइपो एरर नहीं है, एक्चुअली में मैंने आर्गुमेंट्स अगेंस्ट समझ लिया था इसीलिए, बाकी सही है। आर्गुमेंट्स फॉर नॉमिनेटेड गवर्नर यानी कि फेवर की बात करी जा रही है कि क्यों नॉमिनेटेड गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है ना गवर्नर का, वो इनकम्पेटेबल टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, मतलब अगर सीएम की बात करें तो सीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। अब भाई ये भी इलेक्ट होके आएंगे, सीएम भी इलेक्ट होके आएंगे, तो भी पावर और फंक्शन में लड़ाई झगड़े होंगे ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होगा। जैसे आज आप देखते हैं यूनियन टेरिटरी में क्या है, खासकर जहां पर लेजिस्लेचर है, तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दबदबा रहता है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पावर्स को एंजॉय करते रहते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली में आपको ये चीजें दिखती है, तो आप सिमिलर नोट पर चीजों को समझ सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आएगी तो। फिर देखिए दूसरा जो पक्ष दिया जाता है कि गवर्नर जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल हेड है, इनके पास उतना ज्यादा ऑटोनोमस फंक्शन नहीं होता है, तो फिर इतना खर्च करने से क्या फायदा। देन जो इलेक्टेड गवर्नर है वो नेचुरली किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो न्यूट्रलिटी है वो भंग हो जाएगी, बायसनेस हो सकता है। हालांकि वैसे भी आप देखिएगा तो जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही कार्य करते हैं ना। देन द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल्स द सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट, ये भी है।
ये यूनिटरी फीचर्स का एग्जांपल है। ओके, तो ये कुछ आपके आर्गुमेंट्स है फॉर नॉमिनेटेड मेंबर। अगर हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या कुछ आर्गुमेंट्स हैं, तो देखिए नॉमिनेटेड मेंबर में हाँ, आर्गुमेंट्स फॉर इलेक्टेड गवर्नर। तो देखिए जो नॉमिनेटेड होते हैं बोला जाता है कि वो आउटसाइडर होने चाहिए, लेकिन आउटसाइडर है भी तो वो लोकल सिचुएशन के बारे में अवेयर नहीं होंगे कि भाई क्या कोर मुद्दा है इस राज्य का, तो हो सकता है वो बेटर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना हो सके एंड इट कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टेट एज वेल। और दूसरी बात ये है कि भाई नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, जहां पर अगर मतभेद की बात है तो वो दोनों सिचुएशन में हो सकती है। बाकी देखिए जो नॉमिनेटेड मेंबर से वायलेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये तो एक अच्छा फैक्ट है। फिर देखिए इतनी ज्यादा कभी कभी गवर्नर को हटा दिया जाता है, इलेक्शन में सरकार चेंज हुई तो जो पार्टी है वो अपने फेवर वाले गवर्नर को फिर से अपॉइंट कर देते हैं, तो ये सब जो कार्य है ना वो बंद होगा, कम होगा। ओके, फिर जो अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं इट में ट्राई टू डीस्टेबलाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटर। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं पास्ट में। तो भाई जो भी प्रेसिडेंशियल रूल लगे हैं, कहा जाता था कि गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए ही किया जाता था, अगर खासकर उस राज्य में केंद्र पार्टी की सरकार उस राज्य में नहीं है तो। ठीक है, जनरली इन द अपोजिशन स्टेट। तो ये पूरा हुआ। अब चलते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके हम देखेंगे। एक तरफ है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा है आपका फाइनेंशियल पावर, देन वी हैव जुडिशियल पावर, उसके बाद अदर पावर्स। तो पावर ही पावर, पावर ही पावर है भैया। तो एक एक करके देखेंगे हम। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम प्रेसिडेंट का पावर डिस्कस करेंगे ना, तो गवर्नर का भी सिमिलर पावर है। जहां जहां डिफरेंस होगा हम वहां आपको बता देंगे, क्योंकि सेम चीज रिपीट करना मतलब टाइम को बर्बाद करना है। तो इसलिए हम प्रेसिडेंट का डिस्कस करेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे गवर्नर का भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर लेती है। और प्रेसिडेंट बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एंड दीज मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। यहाँ पर गवर्नर के रूप में एक डिफरेंस ये है कि जो गवर्नर है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करते हैं इन सम स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो और भी बहुत सारे पद को अपॉइंट करते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी इसके रेम्यूनरेशन ये डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद देखिए सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये सब है। उसके बाद देखिए कमीशंस अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड यहाँ पर क्या है गवर्नर के फील्ड में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी रिकमेंड किया जा सकता है इन द केस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट के केस में इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया जा सकता है टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉपरेशन। क्या होता है इंटर स्टेट काउंसिल? बेसिकली जो भी स्टेट है ना उसको इस काउंसिल में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि जो भी मुद्दे चल रहे हैं स्टेट और सेंटर के बीच, कोई कॉमन मुद्दा हो तो उसको डिबेट डिस्कशन से कुछ कंक्लूजन निकाला जाए। ओके, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। देन कोई भी एरिया को शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकती है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए गवर्नर of the state has a special responsibility with respect to tribal population in the scheduled area under 5th schedule। क्या है वो स्पेशल फंक्शन हम आगे देखेंगे, उसकी चिंता ना करें। एक और जो डिफरेंस निकल कर आ रही है कि ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं और वाइस चांसलर को भी ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और वाइस चांसलर चांसलर का भी इश्यू आया था ना वेस्ट बंगाल स्टेट में।
तो ये पूरा हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर। देन वी आर मूविंग टू द लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या हो गया, लॉ मेकिंग पावर। तो एक तो ये है कि भाई जो पार्लियामेंट है ना उसको समन करना, मतलब बुलाना, ऑर्गेनाइज करवाना कि कब ऑर्गेनाइज होगा। उसके बाद प्रोड्यूग्यू, प्रोड्यूग्यू मतलब टर्मिनेटिंग द सेशन एंड, है ना। तो प्रोड्यूग्यू एंड समन ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, एंड ज्वाइंट सिटिंग को भी समन कर सकते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर में ना ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। बाकी अन्य बात बोले तो ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, यानी कि जो पहला सेशन है हाउस का, इलेक्शन हुआ उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज हुआ तो उसको ये एड्रेस कर सकते हैं। वैसे भी फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर तब भी ये एड्रेस कर सकते हैं। बाकी 12 मेंबर्स राज्यसभा के ये नॉमिनेट करते हैं, हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। जबकि गवर्नर जो है 1/6 ऑफ द मेंबर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो रटने वाली चीज है, इसमें ज़्यादा कुछ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए तो मैंने आपको वो बॉडीज वाला स्किप भी किया है, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। ओके, बाकी हाँ, ये जो एक प्रोविजन था एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का लोकसभा में 2 था, तो इसको हटा दिया गया है ना, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी आप देखिए, he decide the questions as to disqualification of members of the parliament in consultation with the election commission, और कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में तो इनके रिकमेंडेशंस की, प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। जैसे मनी बिल की ही बात कर लेते हैं। बाकी देखिए, कुछ रेगुलेशंस ये बना सकते हैं फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। वीटो पावर भी है इनके पास विद रिगार्ड टू द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन, वो हम आगे देखेंगे। और सीएजी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब जो रिपोर्ट तैयार करते हैं ये प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, और प्रेसिडेंट जो है ले डाउन करते हैं पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के पास। ओके, उसी प्रकार से आप देखिए, वीटो पावर गवर्नर के पास तो है, बट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन। और स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस ये इशू कर सकते हैं, बट जिस मुद्दे पर स्टेट कानून बनाती है ना उसी मुद्दे पर ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। केंद्र के मुद्दे पर गवर्नर थोड़ी ना ऑर्डिनेंस इशू करेंगे, ये बात है। बाकी सिमिलर फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको। ओके, और ये जो मैंने 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करी थी ना, एंग्लो इंडियन को रिमूव किया गया नॉमिनेशन के लिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का बिल याद रखेंगे, 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। कभी कभी बिल भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, बाकी देखिए, अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो एक तो क्या होता है फाइनेंशियल पावर, तो आप देखेंगे कि फाइनेंस से जुड़ा जो मुद्दा होगा ना उसको गवर्न करने के लिए ये आपका पावर होता है। कैसे, क्या कुछ है, तो मनी बिल के बारे में आपने नाम सुना होगा कि जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है। मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पर आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है इसको रिजेक्ट करने की, बस वो डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को लेकर क्या पावर है, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ सकता है पार्लियामेंट में ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड जो प्रेसिडेंट है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को ले डाउन करने में हेल्प करते हैं। और अगर कोई भी ग्रांट लोकसभा को चाहिए तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के, उनके रिकमेंडेशन के ग्रांट नहीं दी जा सकती। साथ के साथ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो प्रेसिडेंट का ही परमिशन चाहिए होता है। क्या होता है कंटीजेंसी फंड, तो बेसिकली
अनसर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पैसे निकाले जाते हैं। और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कंस्टिट्यूट करते हैं टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ओके, सिमिलर फंक्शन है गवर्नर का, और यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो गवर्नर फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं आफ्टर एवरी 5 years, बट ये फाइनेंस कमीशन पंचायती और म्यूनसिपलिटीज के फाइनेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, न कि स्टेट और सेंटर के, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें जुडिशियल पावर की, तो देखिए चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनको अपॉइंट करते हैं, और इनके पास पार्डनिंग पावर भी होती है। पार्डन मतलब सब सजा को माफ कर देना, आगे हम देखेंगे। रिप्राइव, रिस्प्राइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड द सेंटेंस कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस टू ए पर्सन। ठीक है, गवर्नर के पास भी ये पावर होती है, लेकिन स्टेट लॉ के मुद्दे पर, यानी कि पार्डनिंग कर सकते हैं गवर्नर भी, बट स्टेट के लॉ पर अगर क्राइम किया गया है तो उस मुद्दे पर, ठीक है, स्टेट लॉ। बाकी डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। बाकी अन्य पावर देखें, डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट की, तो एक तो इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स जो भी होती हैं, नेगोशिएट होता है, वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर होता है, बट दे आर सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें मिलिट्री पावर्स की, तो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, एंड ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स। इमरजेंसी पावर की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट इमरजेंसी, चाहे वो आपका नेशनल इमरजेंसी हो, आपका प्रेसिडेंशियल रूल हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। प्रेसिडेंट तो पावर के ही पास, मतलब पावर तो प्रेसिडेंट के ही पास है बस, बट ऑन बिहाफ जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वही एक्ट करता है। बाकी आप देखिए एक और है मिलिट्री पावर में, ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, तो इसमें हम क्या ही समझाएं आपको, है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़े शांति से और आगे बढ़ते चले। बाकी आप समझिए कि ये जो पद है प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं देश को, तो इसलिए प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज भी एंजॉय करते हैं ये, ठीक है, चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो। देखिए आर्टिकल 361 क्लाउज 1 की बात करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ये किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है रिगार्डिंग एनी डिसीजंस और ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय देम। ओके, फिर आर्टिकल 361 क्लाउज 2 की बात करें तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट किया जा सकता है जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के पद पर हैं। उसके बाद आर्टिकल 361 क्लाउज 3 की बात करें तो इनको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट भी नहीं किया जा सकता जब तक ये ऑफिस में है। फिर आर्टिकल 361 क्लॉज 4 की बात करें तो सिविल प्रोसीडिंग हो सकता है, बट उनके लिए 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को, तब जाकर सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पावर की तरफ, दैट इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। फिर ऑर्डिनेंस पावर आएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनेंस, देन रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस वाला जो मुद्दा मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद पार्डनिंग पावर, देन डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो इससे भी हम अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वीटो पावर के कंपैरिजन करना है। तो वीटो पावर एक्चुअली होता क्या है, तो आप देखते होंगे कि कोई भी बिल है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के पास इंट्रोड्यूस हो या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो, तो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के बाद वहां पर जब अप्रूवल हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट के लिए एसेंट के लिए जाता है। सिमिलर कंसेप्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन अब प्रेसिडेंट एसेंट देंगे या फिर विथहोल्ड कर देंगे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, यही तो है वीटो पावर। सिमिलर अप्लाइज टू द गवर्नर एज वेल, ठीक है। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं।
पहले हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे और फिर कुछ अगर चेंजेस रहेगा गवर्नर के प्रोविजन में तो हम उसे भी देख लेंगे। वैसे हमने हाईलाइट कर दिया है जहाँ-जहाँ डिफरेंसेस है ना, तो आप एक बार पीडीएफ भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, तो गवर्नर के पास भी सिमिलर वीटो पावर होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वीटो पावर गवर्नर के पास होता है कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर वहां से प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे कि उस स्टेट बिल को पास करना है या फिर विथहोल्ड करना है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। तो एक एक्स्ट्रा पावर गवर्नर के पास होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जब प्रेसिडेंट के पास गवर्नर ने बिल रिकमेंड किया, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो फिर उस मामले में भी प्रेसिडेंट एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किया जा रहा है, यानी कि रिकंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि भाई हम एक बार स्टेट लेजिस्लेचर को बोल रहे हैं कि उस बिल को लेकर आप एक बार फिर से जांच पड़ताल कर दीजिए, ठीक है, वो होता है रिकंसिडरेशन। तो रिकंसिडरेशन स्टेट लेजिस्लेचर ने किया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा एसेंट के लिए, तो भी प्रेसिडेंट कोई बाध्य नहीं है कि उसको एक्सेप्टेंस दे ही दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल पास्ड बाय द स्टेट and presented to the president for his assent, the president is not bound to give his assent to the bill। जबकि सेंट्रल बिल में या यूनियन बिल में ऐसा नहीं होता है, दूसरी बार में तो इनको सहमति देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर अगर हम बात करें विद रिगार्ड टू मनी बिल, मनी बिल चूंकि एक स्पेशल बिल होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है शायद पार्लियामेंट के टॉपिक में, तो मनी बिल के रिगार्डिंग ही में गिव हिज एसेंट टू द बिल, विथहोल्ड हिज एसेंट, बट रिटर्न नहीं कर सकते, और इसीलिए तो प्रेयर परमिशन दिया जाता है टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन द हाउस। ओके, सिमिलरली मनी बिल अगर रिजर्व किए जाते हैं बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ही में गिव हिज एसेंट एंड विथहोल्ड भी कर सकते हैं, बट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। सिमिलर कंसेप्ट है, इसलिए मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, पेश होता है, तो उनको बाध्य है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे रिजेक्ट या फिर रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, जबकि गवर्नर के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता ही नहीं है, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिमिलर फैक्ट्स मैंने बता दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। गवर्नर का और जो रिजर्वेशन ऑफ द बिल होता है गवर्नर की तरफ से टू द प्रेसिडेंट, उन सब मुद्दे पे भी मैंने चर्चा कर दिया। अब चलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई अकस्मात सिचुएशन आ गया और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो बिल पास करवाना जरूरी है। तो ऐसे में कोई तो मैकेनिज्म हो जहां से बिल को एक्टिवेट किया जा सके, उसको कानून में लागू करवाया जा सके, तो वही प्रक्रिया है आपका ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो प्रेसिडेंट को भी दिया गया है और गवर्नर को भी दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है उन मुद्दे पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिस मुद्दे पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं, मनी बिल के लिए नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर जिस मुद्दे पर कानून बना सकती है उसके लिए। और आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3 गो करके याद रखेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जबकि 2, 1, 3 जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। अब क्या है, ऑर्डिनेंस क्यों कन्फर किया जाता है, ऑलरेडी मैंने बता दी है, अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स, एंड इट इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव टू डील विद सिचुएशन जो राइज हो सकती है इमीडिएट सिचुएशन के कारण व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं आप, इट कैन नॉट रिमूव और एब्रीगेट और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि भाई ऑर्डिनेंस संवैधानिक संशोधन के लिए इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता, पहली बात तो यही है, ठीक है। दूसरा फीचर ये है कि इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द प्रीवियस डेट, कि हम ऑर्डिनेंस आज ला रहे हैं लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट 2 साल पहले से करवाना चाहते हैं, तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करवा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट हैज सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द एक्ट ऑफ द स्टेट, बट टेम्पोररी नेचर के होते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी क्या है, 6 मंथ एंड 6 वीक। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो सेशन पार्लियामेंट के लेट से कि हो गया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का
सेशन आया तो उसमें उसको पास किया जा सकता है, नहीं पास किया तो फिर इसकी वैलिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। बट ये पॉइंट याद रखना है, ऑर्डिनेंस कैन अल्टर और अमेंड ए टैक्स लॉ आल्सो, हाउएवर इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिंपल सा है, सिंपल प्रोविजन है, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, सो डोंट वरी। बाकी अगर देखिए एक एग्जांपल भी 2019 में टैक्सेशन ऑर्डिनेंस लाया गया था, टैक्स रेट को अमेंड किया गया, तो ये नहीं है कि हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से टैक्स लॉ को अल्टर नहीं कर सकते, ये फैक्ट ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। बाकी अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करें, यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है तो सिमिलर लागू होगा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर गवर्नर है वहां पर आपको स्टेट लेजिस्लेचर ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया जा सकता है ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, या फिर दोनों में से एक हाउस सेशन में एक नहीं है तब भी। उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस जो इश्यू होगा ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट व्हिच मेक्स नेसेसरी फॉर हिम टू टेक द इमीडिएट एक्शन। जबकि इमीडिएट एक्शन पर एक जजमेंट भी हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट आधा घंटा पहले, क्या था वो जजमेंट, थोड़ा आप हमें बताएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद द स्टेट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। एंड फिर देखिए जो ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं इट हैज सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ कभी भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, यानी कि जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उसके आधार पर ही ऑर्डिनेंस इश्यू किया जा सकता है, ओके। उसके बाद क्या है, जो ऑर्डिनेंस है उसको हाउस जब भी ऑन होगी, सेशन होगा, उसको हाउस में पेश किया जा सकता है सो दैट उस ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील किया जाए। और अगर नहीं पेश किया जाता है तो 6 मंथ एंड 6 वीक की वैलिडिटी के बाद ये डीएक्टिव खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, ये ध्यान रखना है। सो ये कुछ पॉइंट्स थी, हालांकि पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करके भी ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव की जा सकती है, किया जा सकता है, ओके। बाकी सिमिलर पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ द गवर्नर, ये मैंने दे रखा है आपको, तो आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना आपको भी बोरिंग लग जाएगा और मुझे भी बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं जो है उसे अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। बाकी आप देखिए कुछ केसेस में ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नर इशू नहीं कर सकते विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बट इतने डेप्थ में नहीं जाना है, एक एक फैक्ट्स को नहीं पढ़ना है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देखिए जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं इट हैज द सेम लिमिटेशंस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो जो बंधन लागू होती है पार्लियामेंट के ऊपर रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ द लॉ वो इस पर भी लागू होती है। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है वैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ऑर्डिनेंस तो लागू हो ही नहीं सकती, मनी बिल के लिए भी ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। बाकी एक मुद्दा चलता है रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, क्योंकि आप यहाँ पर लॉजिक समझिए कि एक बार चलो इमरजेंसी के दौरान इमीडिएट सिचुएशन था, हाउस सेशन में नहीं थी, तब हमने ऑर्डिनेंस लाया, लेकिन भाई उसके बाद सेशन तो हुआ ना हाउस का, लेट्स से सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, तो आपको अगर इस बिल के प्रोविजंस को आगे कंटिन्यू करना था तो आप क्या करेंगे, उसको बिल के रूप में लाएंगे, उसको पास करेंगे, उसको एक्ट बनाएंगे, ना कि हाउस का सेशन चल रहा है और आप जो है उस सेशन को अवॉइड करने के लिए, बिल्स के डिबेट एंड डिस्कशंस को अवॉइड करने के लिए आप उसको बाईपास कर दें और फिर उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से रीप्रोमुलगेट कर दें, सेम फैक्ट सेम प्रोविजन, तो ये चीज सही नहीं है ना। तो इट बाईपासेस द पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है, जबकि पार्लियामेंट होता ही है डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने ऑलरेडी बार बार आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट तो रीप्रोमुलगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वाइड मानता है। लाइक आप देखिए डीसी वर्धा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में कोर्ट ने कहा ये कि सक्सेसिव रीप्रोमुलगेशन जो है ऑर्डिनेंस का वो संविधान के वायलेशन
है। उसके बाद देखिए कृष्ण कुमार सिंह एंड स्टेट ऑफ बिहार 2017 का ही केस है, जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिप्रोमulgation है ऑर्डिनेंस का वो फ्रॉड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अच्छा कीवर्ड है, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या कुछ अन्य इश्यूज हैं ऑर्डिनेंस को लेकर, एक तो ये है कि भाई लेजिस्लेटिव पावर को ये बाईपास करता है। दूसरी बात ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर को भी अंडरमाइन करता है, क्योंकि एक्चुअल में ला कौन रहा है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मे वायलेट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एंड द अनदर पॉइंट इज अगेंस्ट द सुपरविजन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर को ही तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ना वो एक्चुअली सेम बात रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको कटिंग किया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूज कर सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग के लिए वो ये है कि जो रिप्रोमulgation है वो बेसिकली लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाइकआउट करने के लिए किया जा सकता है। एंड ऑर्डिनेंस इज आल्सो बैकडोर टू एस्केप पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी डिबेट डिस्कशन। सेम बातें हैं, 50 जगह लिख दी गई है, ठीक है। तो यही बात है भैया कि रिप्रोमulgation अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इमीडिएट सिचुएशन हो, जब नेसेसिटी हो, तभी ऑर्डिनेंस इशू की जानी चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है ना, उनको भी सेल्फ रेस्ट्रेंट करने की जरूरत है। हालांकि प्रेसिडेंट जो भी निर्णय लेते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही आधार पर होता है, ठीक है। ये पूरा मुद्दा हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। ये भी काफी इजी टॉपिक है, तो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है भाई पार्डनिंग पावर? मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम किया, ठीक है, हो सकता है हीनियस क्राइम किया हो और उसके लिए उसको फांसी की सजा दी गई, ठीक है। एक ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि क्राइम तो किया बट चोरी की गई और चोरी के कारण उसको 8 साल का सजा मिल गया, ठीक है। वैसे 8 साल का सजा तो होता नहीं चोरी के केस में, बट मान लीजिए। या फिर तीसरा केस है कि जो सजा मिली है उसे, कन्विक्टेड को, हो सकता है सबूत को मैनिपुलेट करके सजा मिली हो, है ना। आजकल तो आपको भी पता है भाई, झूठ को भी सच बना दिया जाता है, सच को भी झूठ, तो ये सिस्टम भी चलता है कभी कभी। तो ऐसे में क्या है, खासकर इस केस में, तीसरे केस में हमने बात की आपको, तो भाई न्याय मिलना चाहिए ना, न्याय मिलना चाहिए। तो इसीलिए कुछ पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है। या फिर कभी कभी क्या होता है, इतना हार्श पनिशमेंट है, उसको कम करने के लिए भी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं या गवर्नर यूज कर सकते हैं। या फिर डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, उसको भी अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। यही है आपका पार्डनिंग पावर। तो आर्टिकल 72 ये हो गया आपका प्रेसिडेंट, आर्टिकल 161 ये हो गया आपका गवर्नर, पार्डनिंग पावर। इसी को मर्सी प्लेया भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी है पार्डनिंग पावर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है जो निर्णय लेते हैं वो जुडिशियरी के डिसीजन या जुडिशियरी के अकॉर्डिंग्स लेंगे। ये पावर इनको ऑटोनॉमस दी गई है, ओके। तो एक कारण तो ये हो सकता है टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स, अगर कहीं आई हो तो, ठीक है। और हार्श पनिशमेंट से बचाना है, ये भी एक होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रेसिडेंट पार्डनिंग करते हैं या गवर्नर पार्डनिंग करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बेसिकली एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इप्यूरी सुधाकर एंड अनदर वर्सेस आंध्र प्रदेश केस 2006, तो पार्डनिंग पावर जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत इसको रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और किस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है जुडिशियरी में? अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन मालाफाइड ग्राउंड पर है, आर्बिट्रेरियस के आधार पर है, तब चैलेंज किया जा सकता है। तो क्या कुछ पार्डनिंग पावर है? तो एक तो पार्डन है, कम्यूटेशन है, रेमिशन है, रेस्पाइट है, रिप्राइव है।
तो पार्डन का मतलब हो गया सब कुछ माफ, यानी कि जो भी सजा और उसको पनिशमेंट मिली थी ना, सब कुछ माफ कर दिया जाए। दूसरा है आपका कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पनिशमेंट दी जाती है उस सजा को कम किया जा सकता है, ठीक है। मतलब हार्श पनिशमेंट को थोड़ा सा कम हार्श पनिशमेंट में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ऐसे करके याद रखेंगे। फिर रेमिशन का मतलब क्या होता है कि भाई टर्म्स को कम कर दो, यानी कि अगर लेट्स से कि 10 साल की सजा है तो उसको 8 साल कर दो, 7 साल कर दो, ऐसे करके, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द नेचर और द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। यानी कि चोर है तो वो चोर ही रहेगा, बस टर्म कम कर दिया गया। फिर रिस्पाइट की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या है, टेम्पोररी पीरियड के लिए जो है, नहीं टेम्पोररी पीरियड नहीं, बेसिकली स्पेशल सर्कमस्टांसेस अकर होने के कारण जो टर्म है, जो सजा है, उसको कम किया जा सकता है। जैसे कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उन पर कन्विक्शन का आरोप लगा, तो ऐसे में सजा कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज ए पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू द फ्यूचर। फिर रिप्राइव की बात करें तो देखिए, इट सिंपली स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर अ टेम्पोररी पीरियड। तो क्यों लगाया जाता है, बेसिकली ताकि जो भी कन्विक्टेड है वो अप्रोच कर सके प्रेसिडेंट को, ठीक है, तभी तो पार्डनिंग पावर यूज किया जा सकेगा ना। तो ये है। तो बाकी अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो जो भी सेंट्रल लॉ है उसके खिलाफ अगर कोई कन्विक्टेड हुआ है तो उस पर ये पार्डनिंग पावर लागू होती है प्रेसिडेंट की। जबकि स्टेट के लेवल पर स्टेट लॉ के खिलाफ अगर कानून में सजा मिली है तो गवर्नर पार्डनिंग पावर एंजॉय करेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि डेथ सेंटेंस पर कोई पावर नहीं है गवर्नर का, जबकि डेथ सेंटेंस को माफ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोर्ट मार्शल भी अगर कोई पनिशमेंट देती है ना, तो जिसको पनिशमेंट दिया गया है उसको भी पार्डन करने की पावर प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, जबकि गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। अब आते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर के। देखिए, अभी तक तो जो भी हमने डिस्कस किया वो आपके पावर्स हमने डिस्कस किए। अब ये जो पावर है मेनली हमने बोला आपको कि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को जो कि डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी में क्या हो सकता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। सिचुएशनल का मतलब ये होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई जिसके कारण प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना पावर इंडिपेंडेंट तरीके से, ऑटोनोमस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि संविधान में कुछ ऐसे पावर दिए गए हैं खासकर गवर्नर को जहां पर वो डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो गवर्नर को ही दिया गया है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो गवर्नर का ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो किन किन केस पर डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है, तो आप देखिए, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात आई व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, या फिर प्राइम मिनिस्टर सडनली डाइज इन द ऑफिस एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, तो ये रिकमेंड करेंगे कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो अपना फिर मेजोरिटी साबित करेंगे। उसके बाद देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसल करने की बात हो व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तो जैसे आप देखते हैं ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, ये तो आम बात है भाई, और तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा वैसे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए गवर्नर की बात करें तो सिमिलर आपका पावर है, इसमें हम रिपीट नहीं करना चाह रहे। उसके बाद देखिए, ये भी सिमिलर है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, बस वही मैंने आपको बताया है कि स्टेट लेजिस्लेचर आपको रिप्लेस कर देना है लोकसभा से, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गवर्नर है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर भी है। जैसे ये जो बिल रिजर्व करने की बात होती है, स्टेट बिल्स टू द प्रेसिडेंट, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, संविधान में ही ये बोला गया है। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करने की जो
सजेशन दी जाती है, ये भी इनका डिस्क्रिशनरी पावर ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के नहीं लेंगे। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना शुरू कर दिया तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगी? नहीं करेगी ना, ये बात है। उसके बाद देखिए, while exercising the functions as the administrator of an adjoining union territory, उसके बाद कुछ जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको हम ममता से याद रखते हैं, तो ये बेसिकली शेड्यूल 6 के एरिया में आते हैं और इनके लिए अलग से प्रोविजंस है इनको रेगुलेट करने का, ठीक है। तो अगर इन एरिया से कुछ रिसोर्सेज यूज करते हैं गवर्नमेंट या आउटसाइडर, तो कितना इनको रॉयल्टी मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये डिटरमाइन गवर्नर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। बाकी अगर हम बात करें इश्यूज रिलेटेड टू द गवर्नर, तो एक तो आर्बिट्री रिमूवल, इनको हटाया जा सकता है क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, 5 साल तो बोला जाता है लेकिन उससे पहले भी हटाया जा सकता है। उसके बाद रिहेबिलिटेटिव अपॉइंटमेंट, यानी कि इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, आप देखेंगे मोस्टली जो गवर्नर होते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। तो एक प्रकार से आपको नहीं लगता कि साठगांठ हो सकती है? जब ये पोजीशन पर रहे होंगे तो एग्जीक्यूटिव की मदद की होंगी और बाद में जब ये रिटायर हो गए तो इनको गवर्नर बना दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। बीइंग पॉलिटिकली फेथफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड अब्यूज ऑफ पोजीशन हो सकता है, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर हो सकता है। लाइक कभी-कभी क्या होता है कि गवर्नर के पास तो पावर है कि किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करे, लेकिन ये तब सवाल में आता है जब कोई भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं लाता है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है उसको ही रिकमेंड कर दिया जाता है कि आप ही सरकार बनाकर दिखाइए और मेजॉरिटी सपोर्ट करके दिखाइए, ठीक है। फिर पार्टीशनशिप रोल दिख जाता है कभी-कभी, जैसे राजस्थान के गवर्नर जो हैं इनके ऊपर आरोप भी लगा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किए। क्यों? क्योंकि एक रैली हुई थी उसमें कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखे थे। उसके बाद मिसयूज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 356, बहुत बार ये हुआ है। फिर मेयर रबर स्टैम्प और पपट, गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मेजॉरिटी ऑफ द केस, इन नॉट ऑल द केसेस। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कभी-कभी कि क्या जो गवर्नर है वो माइट वो सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैम्प बन के रह गया है, तो आपको बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि हाँ भाई रबर स्टैम्प ही बन गया बिकॉज ऑफ दिस कारण। गवर्नर के पद के इम्पोर्टेंस भी बताने पड़ेंगे कि भाई गवर्नर जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है और उनके नाम से ही जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होती है वो होती है। साथ के साथ जब भी स्टेट में सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो सकता है तो ये रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है। तो एज ए निगेटिव नहीं, एज ए पॉजिटिव जो है आप इमरजेंसी को दर्शा सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर निगेटिव में कुछ एग्जांपल्स भी लिखना है तो अभी देखिए, अब वेस्ट बंगाल असेंबली ने जो एक बिल पास किया था कि जो गवर्नर हैं जिनको चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, तो इस बिल में सीएम जो है वो चांसलर अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए बिल लाई थी। गवर्नर को चांसलर का जो टैग है ना उसको हटाने के लिए बिल था, जिसके बाद में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, सिमिलर कभी-कभी आपका डिस्प्यूट्स दिख जाता है केरला, तेलंगाना या पंजाब में भी, जहाँ पर भी कहीं-कहीं आप देखेंगे कि अपोजिशन की सरकार रहती है तभी ये टसल दिखता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करते होंगे। बाकी अब हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन की तरफ से। ये सब रिकमेंडेशन आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 356 की तरफ क्या कुछ रिकमेंडेशन दिए गए कि इसको भाई रेयर केस में यूज करो, है ना? जब सिचुएशन अनअवॉइडेबल हो, लास्ट रिजॉर्ट अपनाना हो, तब जाके हम इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करना है। और इश्यू करने से पहले वार्निंग दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आपकी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के अनुसार नहीं परफॉर्म कर रही है, इसलिए हम आने वाले समय में इमरजेंसी लगा देंगे। बाकी अगर हम बात करें गवर्नर से रिलेटेड क्या कुछ रिफॉर्म की बात कही गई है, तो जो गवर्नर है वो अपॉइंट किए जाने चाहिए विद कंसल्टेशन विद द सीएम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सजेशन आप यूज कर सकते हैं। और इनकी जो टेन्योर है, ऑफिस टेन्योर, इसको गारंटी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जब मन तब इसको हटा दिए, सरकार चेंज हुई हटा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देयर शुड बी ए क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर, लाइक इट शुड बी आउटसाइडर, है ना, एंड ही शुड बी ए पर्सन जो पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हैं,
ठीक है, एंड डिटैच फिगर होना चाहिए। डिटैच फिगर इसलिए क्योंकि भाई नहीं तो इनके पर्सनल इंटरेस्ट भी लागू हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, तो ये बोला गया कि अगर सिंगल पार्टी हैविंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द असेंबली, तो जो लीडर ऑफ द पार्टी है उसको ही सीएम बना देना चाहिए। लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है तो जो गवर्नर है वो सीएम को चूज करेंगे by holding hearings with various party which was involved in the election based on certain preference, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा पार्टी अलायंस को, यानी कि जो वेरियस पार्टी ने मिलकर अलायंस बनाया है प्रायर टू द इलेक्शन। दूसरा है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट बनाने की, उसको दिया जा सकता है। बस एक दो पॉइंट ऐसा ही। बाकी अन्य कुछ रिकमेंडेशन देखिए, व्हेन द प्रेसिडेंट विथहोल्ड्स द एसेंट टू द स्टेट बिल, तो रीजन बताना चाहिए कि क्यों मैंने विथहोल्ड किया, ताकि पता तो चले कि क्या कारण था और उस कारण में सुधार करके फिर प्रेजेंट करे। नहीं तो क्या होता है बताते नहीं है और बार बार वो स्टेट गवर्नमेंट जो है पास करते रहती है और जो आपके प्रेसिडेंट है होल्ड कर सकते हैं, है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल फिलहाल में कुछ फैसला है, तो हमने उसे करंट अफेयर में शायद करवाया भी था। तो अगर आपने नहीं देखा है करंट अफेयर, शायद अगस्त महीने का ही मैंने करवाया था, तो आप उसे देख सकते हैं। पहला ही टॉपिक था शायद गवर्नर को लेकर। ओके, बाकी आप देखिए, द प्रोसीजर फॉर कंसल्टिंग द सीएम इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ताकि इसको बाईपास नहीं किया जा सके। तो ये पूरा 1 घंटे 16 मिनट का लेक्चर आपका होता है कंप्लीट। फिर अब हम अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे, दैट विल बी ऑन द प्राइम मिनिस्टर, सीएम, इजी टॉपिक्स हैं आपके। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर कैबिनेट सिस्टम ऑफ इंडिया कैसे वर्क करता है, एक एक पेज का आर्टिकल है। फिर मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट, फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। फिर है आपका क्या है भैया, हाँ, कंपैरिजन। तो अगले लेक्चर में जब भी हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा जो है टॉपिक एक साथ आपका कंप्लीट होगा। तो एज पर द टारगेट वी आर गोइंग इन राइट टाइम एंड राइट डायरेक्शन। सो अब जस्ट 15-16 पेज ही बचे हैं, तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एंड आगे के लिए बस तैयार रहिए, हम लेक्चर जल्द ही लाने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव, जरूर बताएं एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।